अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आप सबका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस चीज़ का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो है डोलेंस का रेफ्रिजरेटर 9178 है और ये क्रोम सीरीज़ है। मैं आपको इसके रिव्यू बताता हूँ और साथ में आपको इसका साइज़ भी बताता हूँ, कितना ये लोड ले रहा है वो भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की और वो मॉडिफिकेशन मैंने सिर्फ फ़ैन की है कि फ़ैन लगाया, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने फ़ैन लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये है हमारे पास डोलेंस का रेफ्रिजरेटर 9178 क्रोम सीरीज़ है और ये काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली मैं रेफ्रिजरेटर मेरा दो तरह से रेफ्रिजरेटर ख़रीदने का इरादा था। मेरे पास थे 52,000 52,000 रुपये। तो मैं चाह रहा था कि अगर मुझे सिंपल रेफ्रिजरेटर ख़रीदना इन्वर्टर के बगैर तो वो मैं ख़रीदूँगा 36-37 यानी 40 से नीचे नीचे और ग्लास डोर ख़रीदूँगा। और अगर मुझे इन्वर्टर ख़रीदना, मेरी चॉइस जब मैं प्लान कर रहा था और सर्च कर रहा था तो मैं सिर्फ इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को ही सर्च कर रहा था कि मुझे इन्वर्टर चाहिए। इन्वर्टर 50,000 से ऊपर थे, लेकिन जब शॉप पे गए सर्च किया और कुछ वहाँ पे माइंड चेंज हुआ है। वो क्यों चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये जो रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर R600 गैस है जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के अंदर आती है। मतलब कि रेफ्रिजरेटर इसकी ना R600 की कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है दूसरी आम गैस से। तो ये भी मुझे नेट से ही रिव्यू मिला था। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, वहाँ से मुझे पता चला कि R600 गैस जो है वो ले लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक मसला था इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर ना ख़रीदने का कि उसका ना एक कार्ड आता है। वो कार्ड कहते हैं साल की वारंटी होती है और वो ख़राब हो जाता है जल्द और फिर 6-7 हज़ार रुपये का तब्दील होता है। तो ये चीज़ मेरी भी समझ में आई। खैर, मैं अभी कैमरा दूसरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में वो फ्रिज पूरी नहीं आती। जो मेरी समझ में चीज़ आ रही थी वो यही थी कि हमें चलाना है गर्मी के अंदर, मतलब कोई एसी नहीं लगा हुआ जहाँ पे ये फ्रिज रखी हुई है। आम नॉर्मल माहौल के अंदर चलाना है तो हीट बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है जो भी सर्किट है वो गर्म होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास डीसी फ़ैन लगा हुआ है, तो ये जो डीसी फ़ैन है इसका भी सर्किट जल जाता है। इसका सर्किट भी जल जाता है क्योंकि ये भी हीट हो जाता है। वो इसके अंदर ही खैर लगा हुआ है फ़ैन के अंदर। तो अभी जो AC/DC फ़ैन आ रहे हैं उनके सर्किट बाहर हैं तो वो भी जल जाते हैं। तो वो यही होता है, साल 6 महीने निकालते हैं फिर उसके बाद ख़राब हो जाते हैं, नया तब्दील करना पड़ता है। 1000-1200 का इनका सर्किट आता है तो मैंने कहा 6-7 हज़ार का इनका कौन लेगा। खैर, वहाँ पे मुझे शॉपकीपर ने बताया, उसने कहा जी इसका जो बिजली का ख़र्च है उससे आप ना घबराएं, वो है 15 रुपये से 25 रुपये डेली। अब 15 से 25 रुपये यारो कुछ भी नहीं है। देखें अगर बर्फ़ लेके आएँ तो कितनी महंगी है। उसके बाद ये जितना बड़ा रेफ्रिजरेटर है इसका खाना मीडियम से ज़रा बड़ा है और बड़े से छोटा है। तो मैं अभी इसका साइज़ भी आपको दिखाऊंगा। इंची टेप मैंने अपने पास रखी हुई है कि इसका क्या साइज़ है। और फिर मैंने एक मीटर रखा हुआ है डीसी और एसी भी, खैर वो एम्पेयर बताता है, डीसी एसी है तो उससे मैं आपको एम्पेयर भी बताऊंगा और ख़ुद भी बता देता हूँ कि किस तरह से हुआ था। आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जो मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मालूमाती वीडियोज़ इस तरह की मैं अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ। जी तो दोस्तों, अभी आपको पता चल गया कि मैंने इन्वर्टर क्यों नहीं ख़रीदा, क्योंकि उसके कार्ड का मसला है। तो जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें चाहिए, जिनके घर में एसी नहीं है, चाहे एसी रूम के अंदर नहीं रख सकते, वो नॉर्मल ही ख़रीदें, लेकिन R600 गैस वाला ख़रीद लें। उससे कूलिंग ज़्यादा अच्छी होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारा जो ये रेफ्रिजरेटर है ये तकरीबन 2 यूनिट पर डे के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। टैक्स समेत जो टोटल बिल आता है मैंने उसको माइनस किया, यूनिट के ऊपर तकसीम किया और जो एवरेज निकली 1 यूनिट की उसको वो 11 रुपये कुछ पैसे थी। मतलब 22-23 रुपये तकरीबन बिल जो है वो इसका डेली आ रहा है। तो 23 रुपये बिल बहुत ज़्यादा नहीं आ। तो शुरू में मैंने खैर इसको चलाया था फुल रख के, तकरीबन 2 घंटे चलाया। तो शुरू में इसने इस्तेमाल किए हैं 0.84 एम्पेयर। 0.84 एम्पेयर जो कि बनता है तकरीबन 184.8 वाट, यानी 184.8 वाट। फिर आहिस्ता आहिस्ता 10-15 मिनट के बाद ही आ गया 0.75 पे जो बनता है 165 वाट, यानी कि वो बनता है 165 वाट। अच्छा, फिर जब ये चलता रहा रेफ्रिजरेटर काफ़ी देर, 2 घंटे तकरीबन मैंने इसको चलाया था, तो फुल के ऊपर फुल से यही होता है कि कंप्रेसर के वोल्टेज या पावर नहीं बढ़ती। उसका सिर्फ इतना होता है कि ज़्यादा कूलिंग उसने करनी होती है, इसलिए ज़्यादा दुरानियाँ बढ़ जाता है, ज़्यादा टाइम के लिए वो चलता है।
तो फिर ये आ गया था हमारा 0.66 पर, जो बनता है 145.2 वाट। अच्छा, जो मैंने फ़ैन लगाया वो लेता है 0.01 एम्पेयर, जो कि 2.2 वाट बनता है, तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो वो भी इसी के अंदर ही थे। एक 0.01 आप माइनस करेंगे तो 0.65 लास्ट थे इसके। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 0.84 वाट पे अगर चलता रहता है तो ये 5.41 दिन के घंटे के अंदर 5.41 घंटे के अंदर 1 यूनिट गिराएगा। अब क्यों 2 यूनिट की एवरेज आ रही कि मुसलसल तो इसने चलना नहीं है, कूलिंग करता है, कूलिंग करने के बाद बंद हो जाता है। तो 24 घंटे के अंदर ये, इसका मतलब है 11 घंटे चल रहा है, 11 घंटे के अंदर ये 2 यूनिट बना रहा है। तो अगर ये चलता है 165 वाट पे, मतलब 165 वाट पे, तो फिर ये 6 घंटे के अंदर यूनिट गिराएगा। अगर चलता है 145.2 वाट पे, तो फिर ये 6.88 मतलब 6.75 घंटे के अंदर 1 यूनिट गिराएगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही आप, और शुरू में ज़ाहिर है जब गर्मी होती है कंप्रेसर को कोई लोड पड़ता है स्टार्टिंग में, स्टार्ट लेते हुए, तो वो ज़्यादा करंट लेता है। जब रनिंग हालत में आ जाता है तो वो करंट लेना कम कर देता है। अच्छा, आप कह रहे होंगे यहाँ पे तस्वीर ही दिखा रहा है, आगे तो नहीं। खैर, ये बातें बताना ज़रूरी थी क्योंकि हम पहले बजट देखते हैं। सबसे पहले बजट ये देखते हैं कि बिजली का बिल कितना आएगा, तो इसलिए ये मैं बातें बता रहा था आपको। जो हमारा फ़ैन है वो 0.01 यानी 0.01 एम्पेयर यानी 2.2 वाट लेता है, तो वो तकरीबन 454 घंटे चलेगा और फिर 18.93 दिन के अंदर 1 यूनिट गिराएगा। मतलब वो तकरीबन 19 दिन के अंदर 1 यूनिट गिराएगा, तो वो ना होने के बराबर है। उसके महीने के 2 यूनिट बिल आएगा आपको, तो एवरेज वो 2 यूनिट निकल सकती है। तो 1000 वाट का 1 यूनिट होता है। तो आप ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दे दी है। 1000 वाट अगर 1 घंटे के अंदर आप मुसलसल चला के रखते हैं तो आपका 1 यूनिट 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। अब चूँकि 1000 वाट का ये रेफ्रिजरेटर नहीं है, मैक्सिमम ये है 184 यानी 184.8 वाट का, तो ये इसलिए 5 घंटे और 41 मिनट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके बाद ये यूनिट 1 गिरा रहा है, 6 घंटे बनते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, खोल के भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन मैं पहले आपको इसका साइज़ बता दूँ, इसका साइज़ कितना है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 फिट है, 2 फिट से थोड़ी सी कम है इसकी चौड़ाई, 23.5 इंच, 23.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अभी हम बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई इसकी यहाँ से स्टार्ट होगी, अच्छा, यहाँ पे 2 हिस्से हैं। एक तो ये है गेट वाला, तो गेट है 63 इंच यानी कि 5 फुट से 3.5 इंच ज़्यादा। और अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये 63 था, और यहाँ पे अगर आएँ तो 62 है। मतलब ये गेट जो 1 इंच इन्होंने ऊपर बनाया हुआ है, ऊंचा बनाया हुआ है। तो ये 5 फुट 3-4 इंच जो है इसकी लंबाई है। और इसकी अगर हम फ्रंट चौड़ाई तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब साइड वाली चौड़ाई की बात करते हैं। जी, तो ये है इसकी तकरीबन 22 इंच जो है वो इसकी साइड पे चौड़ाई है। मतलब 2 फुट से 2 इंच छोटा है, साइड में 2 फुट से 2 इंच छोटा है, और सामने से ये तकरीबन मेरे ख्याल में आधा इंच छोटा था। दोबारा देख लेते हैं। जी हाँ, सामने से ये आधा इंच छोटा है। तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा खोल लेते हैं। तो ये खैर ग्लास डोर नहीं है, ग्लास डोर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि घर में बच्चे हैं, तो ग्लास डोर की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा थी। अच्छा, अभी अगर हम बात करते हैं, चलें कीमत की बाद में बात कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका, और अगर आप इसके पीछे देखें तो बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई है, ये सारी कूलिंग हुई पड़ी है, बर्फ़ जमी हुई है। अंदर से कुछ इस तरह से है, नीचे सब्जियां वगैरह रखने के लिए। और ये अच्छा जी, ये आ गया इसकी डोर वाली शेल्फ है। सबसे ऊपर एग के लिए, नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं, मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं। उससे नीचे आप बोतल वगैरह छोटी मोटी रख सकते हैं। उससे नीचे भी एक पॉइंट है, वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये है इसका नीचे वाला हिस्सा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि फुल रिव्यू होना चाहिए, टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो आपने घबराना नहीं है वीडियो में, क्योंकि मैं आपको अंदर से भी इसकी चौड़ाई दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये 20.5 इंच है अंदर से, 20.5 इंच, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, अभी ये चौड़ाई थी और इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो
जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 3 फुट जो है वो इसकी लंबाई है अंदर वाले खाने की। चलिए अब मैं आपको ऊपर वाला खाना दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से है। ये है जी हमारे पास ऊपर वाला खाना। ऊपर वाले खाने में सबसे पहले ये वो तेरी कहाँ भाग रहा है। अच्छा चलें वो रुक गया। ये साइड डोर है, ये देख सकते हैं 2 शेल्फ़ें हैं इधर बनी हुई, जो चीज़ आप रखना चाहें। खैर यहाँ पे कूलिंग काफ़ी है और यहाँ पे भी ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। और साइडों पे यहाँ पे भी जमी हुई है, नीचे भी जमी हुई है और ये साइडों से कूलिंग कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चारों साइड से, चारों तरफ से कूलिंग कर रहा है। अच्छा जो पुराने रेफ्रिजरेटर थे ना वो नीचे से सिर्फ कूलिंग करते थे, तो ये भी इसके अंदर फ़ायदा है। तो ऊपर इसके साथ आपको 2 क्यूब्स, आइस क्यूब्स की ट्रे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको भी दिखाना चाह रहा था इसका साइज़ क्या है। तो ये है 19.5 इंच, नहीं हाँ 19.5 है, सॉरी। ये असल में ना ऊपर मैं देख रहा था तो 18 लग रहा था, लेकिन नहीं ये 19.5 है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये जगह ऐसे लग रही होगी कि यार ये प्लास्टिक है, नहीं ये आगे की तरफ है, अंदर की तरफ, इसलिए वो नज़र उसको ना 18 पे ले जाती है। तो आपने उसके लिए अपसेट नहीं होना। ये 19 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, और 20 इंच इसकी चौड़ाई है। मतलब अंदर वाला खाना भी इसका उसी तरह से काफ़ी बड़ा, क्योंकि चौड़ाई तो शायद सेम है दोनों की। अभी मैं पिछली भूल गया हूँ, पिछली कितनी थी वीडियो में आपने सुनी होगी, दोबारा देख लीजिएगा। तो इसके अंदर भी 2 शेल्फ़ें बनी हुई हैं और नीचे बर्फ़ के लिए आप रख सकते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कीमत मैंने ये लिया 46,000 का। 46,000 के अंदर मुझे ये रेफ्रिजरेटर मिला है, जिसका नाम है डोलेंस 9178 R600। इसके अंदर गैस है और 12 साल की इसकी वारंटी है कंप्रेसर की, और 1 साल है इसकी बाकी पार्ट्स की वारंटी। तो इसकी के अंदर अगर आप ग्लास डोर लेते हैं तो वो तकरीबन 49,000 से 52,000 तक जो है वो शॉपकीपर जो है वो मुख्तलिफ़ रेट में सेल कर रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पे मैंने ग्लास डोर क्यों नहीं ख़रीदा, क्योंकि ग्लास डोर के अंदर ये जो शेल्फ़ें थी ये भी ग्लास की थी, और यहाँ पे बच्चों वाला घर है इसलिए टूट सकती थी, तो इसलिए मैंने ग्लास डोर नहीं ख़रीदा और फिर मुझे यही ख़रीदना पड़ा। तो चलें कोई बात नहीं, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। अगर आप कम बिजली का खर्च चाहते हैं और बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इसी को लाइक करें। तो मैं इसी का मशवरा दूंगा आपको, क्योंकि मैं इसे टेस्ट कर चुका हूँ। जी तो दोस्तों ये है वो मॉडिफिकेशन जो मैंने की है। ये फ़ैन मैंने लगाया हुआ है, ये कंप्यूटर की सप्लाई का फ़ैन है, 12 वोल्ट है, और इसको चलाने के लिए अडाप्टर लगाया हुआ है। वो कहाँ पे लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 0.01 एम्पेयर ले रहा है और इस साइड पे हवा दे रहा है, कंप्रेसर वाली साइड पे। तो मैं आपको हवा भी चेक करवाता हूँ। तो ये इसका बैक हिस्सा है। अभी देखें ये चीज़ जो है ये बहुत कारआमद है। जो भी पानी निकलेगा जब भी फ्रिज बंद होगी तो वो सारे के सारा इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, और आप इसको पीछे की तरफ निकाल के क्योंकि ना इसके नीचे इन्होंने लगाई हुई है टेप, तो ये कंप्रेसर के ऊपर भी गिर गया। यहाँ पे ना इन्होंने ये एक टेप लगाई हुई है जिसकी वजह से ये चिपका रहता है। यहाँ पे ये ऐसे चिपक जाता है। तो खैर मैं अभी इसको दोबारा लगा देता हूँ और बाकी हिस्सा आप पीछे से देख लें। और इसका मैं स्टिकर भी कंप्रेसर का आपको खैर दिखा ही दूँ। मुझसे अब नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि ये दीवार के पीछे है, तो आपने देख लेना क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हाँ जी, इसका ऊपर एक स्टिकर है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी वायरिंग वगैरह का स्टिकर है, और इन्होंने कुछ मॉडल नंबर दिया है 9178 LFLVS 0.72 एम्पेयर। उन्होंने कहा जी नॉमिनल वोल्टेज है जो 1.7 वाट बनता है। सॉरी 1.7 वाट नहीं, 170 वाट था। और ये जो है ये LED पावर है 1.7 वाट की। अच्छा इसके अंदर जो लाइट है निचले खाने में वो LED लाइट है, तो वो 1.7 वाट की LED लाइट है, और सिंगल फेज़ है 135 से 254। हाँ ये चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया था कि ये लो वोल्टेज है, मतलब 135 वोल्ट पे भी इसको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, 135 वोल्ट पे भी ये चल जाएगा। अच्छा मुझे यहाँ पे आपको स्टिकर दिखाना था। तो बाज़ ना रेफ्रिजरेटर पे ये स्टिकर दुकानदार वैसे ही लगा देते हैं, लेकिन इसका जो ये स्टिकर है ये ओरिजिनल ही है।
ये वही लो वोल्टेज 130 से ऊपर तीर बना हुआ तो 35 पे चलेगा, 220 तक चलता रहेगा। मेरे पास जो मेन पे स्टेबलाइज़र लगा हुआ है तो मैं नहीं कह सकता, बिजली कम पे मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे झूठ बोल दूँ, उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मुझे आपको एक थर्मोस्टेट इसका दिखाना था कि अभी इस वक्त ये जो कूलिंग सारी आपने देखी है, जो बर्फ़ जमी हुई है, शुरू में मैंने आपको बताया मैंने चलाया था फुल पे 2 घंटे के लिए, फिर मैंने इसको कम कर दिया, कम करके मैं 4.5 पे ले आया। 4.5 पे भी बहुत ज़्यादा कूलिंग थी, तो मैं अभी इसको 3 पे चला रहा हूँ, मुकम्मल 3 पे, 1 2 और ये 3, सॉरी हाँ ये 4 पे चल रहा है, और फिर उस वक्त होगा ये 5.5 पे। तो अभी खैर काफ़ी दिन से ख़रीदा हुआ इसलिए मेरे जहन में नहीं था, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ कि मैं शुरू में आपको 4.5 कह चुका था। तो ये 5.5 पे था, टोटल इसके 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 हैं टोटल, 7 है। 8वां पॉइंट जो है वो ऑफ का है, अगर मैं इसको और घुमाऊंगा तो ये रेफ्रिजरेटर बंद हो जाएगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हम इसको रख देते हैं दोबारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 4 पे। ये लाइट का बटन है जो कि ये LED लाइट है जो मैंने आपको बताई थी, खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, मुझे इतनी रेफ्रिजरेटर की समझ नहीं है, वरना मैं आपको बताता ये क्या है, हाइब्रिड रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी। तो ये सब्जियों वाला बॉक्स है, ये ऐसे बाहर आ जाता है और इसके ऊपर ग्लास ट्रे है, ये वाली ट्रे जो है ये प्लास्टिक और ग्लास है। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक स्टिकर लगाया हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वही यहाँ पे लिखा है 0.72 एम्पेयर, मतलब एवरेज जो है वो 0.72 निकलती है। इन्होंने लिखा है जी 119 वाट जो है ये इस्तेमाल करेगा। अब पता नहीं ये वाट किस तरह से निकालते हैं। 0.66 जो मिनिमम एम्पेयर इसने इस्तेमाल किए थे उस पर भी इसके 145 वाट बन रहे थे। तो 0.72 हमारे पास 0.75 पे 165 वाट बनते हैं, जो कैलकुलेशन पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। तो इन्होंने कैसे 119 वाट जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं। तो खैर ये पता नहीं फिर क्या करते हैं, क्यों इस तरह से ये वाट कम लिखते हैं। और अक्सर ये मैंने वाटर डिस्पेंसर भी पहल का ख़रीदा था तो वहाँ पे भी वाट कम लिखे हुए थे, तो जब मैंने उसकी एवरेज निकाली है तो वाट जो है वो ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहा था। खैर वीडियो लंबी हो रही है, अभी मुझे आपको दिखाना था कि कितने एम्पेयर ले रहा है। पिछले आज 5 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, तो 5 दिन में मैंने इसको ना अलग से स्टेप क्या कहते हैं उसको, सब मीटर लगाया हुआ है कि कितना यूनिट ये इस्तेमाल करता है। तो उसे लगाए मुझे तकरीबन 5 दिन हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। जी तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पहले फ़ैन की हवा चेक करवा देता हूँ कि किस साइड पे जा रही है। तो ये एक तरीका होता है फ़ैन की हवा को चेक करने का। अगर आप यहाँ से देखें तो ये खींच रहा है, ये देखें, और यहाँ पे ये खैर लिफाफा जो है ना ये वो बड़ा तगड़े वाला है, ये देखें अभी दिखा रहा है, अभी ये इस साइड पर आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो ये खींच रहा है। यहाँ पे पर हैं तो पारों के साथ टकरा के ना ये साइडों पे जा रहा है। तो ये हवा जो है ये इस साइड पे हवा भेज रहा है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो ठंडा होता रहेगा। तो ये मैंने डायरेक्ट ही लगाया हुआ है, कंप्रेसर के साथ नहीं लगाया, वरना मैं इसको कंप्रेसर के साथ लगाता कि जब कंप्रेसर ऑन हो तो ऑन हो जाए, ऑफ़ हो तो ऑफ हो जाए। लेकिन वारंटी में है, चूँकि नई चीज़ है तो वारंटी में आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने जानबूझ के ऑब्जेक्शन ही ढूंढना होता है कि कोई ना कोई मिल जाए, अल्लाह करे, और हमें रिपेयर करके ना देना पड़े। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट और अलग से लगाया है, ताकि मैं इसे उतारूँ भी तो वो ये ना कहें जी तारों के साथ छेड़खानी की हुई है। जितना भी कारीगर हो उन्होंने तस्लीम नहीं करना, तो इसलिए इसको अलग से ही ये खैर मैंने एक वायर डाली हुई है, वायर के साथ ये इसी की वायर के साथ डाली है जिसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना इसको ये अर्थ भी कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें बनती हैं उनके साथ ना अर्थ की वायरिंग ज़रूर होती है। तो जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड किया जाता है, हमारे पाकिस्तान में नहीं करते, बहुत कम होंगी जगह जहाँ पे करते होंगे। तो करनी चाहिए, उससे ये होता है कि ज़िंदगी बच जाती है। जब भी कोई चीज़ शार्ट होती है, आपके ब्रेकर गिर जाते हैं या फिर वो चीज़ जल जाती है। तो चीज़ जल जाए उसका कोई नहीं, नुकसान बर्दाश्त कर लो, इंसानी जान नुकसान से कीमती है। बहरहाल ब्रेकर आजकल ला रहे हैं तो ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं अगर अर्थ हो। तो ये करंट दे रहा था, मतलब अगर आपके गीले पाँव हैं तो अर्थ महसूस हो रहा था। तो मुझे 2 दफ़ा महसूस हुआ, इसलिए मैंने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ कहाँ पे किया मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। खैर ये एक वायर है जो मैं मेरे यहाँ पे एक बेरी का दरख्त है, उसकी जड़ के अंदर मैंने कॉपर की काफ़ी सारी तार का ना गुच्छा बना के ज़मीन के अंदर डाल दिया, ऊपर से नमक डाल के ऊपर से बंद कर दिया और उस वायर को यहाँ पे ला के लगा दिया। ये इसके नट के साथ ना अटैच कर दिए। तो अभी इसके अंदर अर्थ बिल्कुल भी नहीं है।
खैर मैं अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मैं टेस्टर से आपको दिखाता। तो अगली बात रह गई आपको इसकी पावर की, तो अभी चलते हैं पावर की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, ये है वो सब मीटर जो लगा हुआ है यहाँ बोर्ड से आगे, और यहाँ से आगे फिर दूसरी साइड पे वायर जा रही है। अभी इसके आप यूनिट देख लें तो जो रेड है ना, रेड की तरफ पे 2 पॉइंट पहले ही चला हुआ था, तो मतलब 9.3 10 पॉइंट चलेगा तो 1 यूनिट बनेगा। तो इस वक्त ये 9.3 यूनिट जो है वो इस्तेमाल कर चुका है। अभी शाम रात 9 बजे इसको 5 दिन पूरे होंगे, तो रात 9 बजे तक ये अगला यूनिट भी इस्तेमाल कर जाएगा, तो 2 यूनिट की एवरेज आती है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्लैंप मीटर यहाँ पे देखें तो AC मोड पे सेट है और इस वक्त 0 है। तो इसको हम वायर के अंदर लगाते हैं। ये देखें 0.71, तो इसके अंदर ही वो फ़ैन भी चल रहा है जो 0.01 एम्पेयर इस्तेमाल करा था। मतलब इस वक्त ये मैं रेफ्रिजरेटर खोल भी चुका था, या फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ होगा। ये नीचे आ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो एवरेज इसकी आप देख लें 66 से 84, मतलब 0.66 से 0.84। हाईएस्ट जाता है तो 0.84 पे, और लोएस्ट आता है तो 66 पे। खैर वो भी मैंने तकरीबन एक दफ़ा ही चेक किया था। एवरेज अभी ये जो है ये आपके सामने है, तो 0.71 ये कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। 160-65 वाट तकरीबन बनता है सारा। तो थोड़ी देर हम इसे मज़ीद देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें, और कोई चीज़ नहीं लगाई हुई। जी तो दोस्तों, ये खैर वहीं पे टिका हुआ है, तो अभी ज़्यादा वीडियो लंबी करने का फ़ायदा नहीं। तो ये आप देख चुके होंगे कि 0 अच्छा मैं ये यहाँ पे 00 से परेशान नहीं होना। यहाँ पे आएगा अम्पेयर जो है 01 जो होगा वो 1 अम्पेयर होगा। ये 99 अम्पेयर जो है काउंट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1000 एम्पेयर तक का मीटर है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो इस वक्त ये 1 अम्पेयर से भी करंट कम ले रहा है, यानी हाफ से ऊपर पौना कम्पेयर ले रहा है, उसे आप पौना कम्पेयर कह सकते हैं। तो चलिए अभी खैर मुझे आपको इसकी वायरिंग थोड़ी सी दिखानी थी कि कहाँ पे मैंने वो अडाप्टर और इसका स्विच लगाया हुआ है, जो 12 वोल्ट का फ़ैन लगाया हुआ है। जी तो ये ना असल में यहीं फ्रिज के पीछे ही है लगा हुआ है। ये अडाप्टर है जो 12 वोल्ट का है, और ये वो वायर है जो मैंने आपको दिखाई थी, जिससे 12 वोल्ट फ्रिज की वायर के साथ साथ जा रहे हैं फ़ैन को। तो यहाँ पे ये लगा है, यहाँ से खैर ये वायर है जो दूसरी तरफ जा रही है, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायर मीटर के अंदर लगी हुई है। तो इस पर और कोई चीज़ नहीं चल रही, किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। अब इसके अंदर मैंने आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बारीकी के अंदर बता दी हैं। अगर आप 46,000 तक का फ्रिज ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि क्रोम सीरीज़ डॉलेंस की 9178 ही ख़रीदें, R600 गैस के साथ। अच्छा, अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई चॉइस है ना रेफ्रिजरेटर ख़रीदने की, आपकी प्राइस जितनी भी है, आप उसको ज़हन में रखते हुए R600 गैस वाला ही रेफ्रिजरेटर ख़रीदें, क्योंकि ये कम बिजली इस्तेमाल करता है। जितना लोड ये कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहा है मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, कि दूसरी में थोड़ा सा और कम कर लेगा, अगर छोटी होगी, बड़ी होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगा। लेकिन R600 गैस का कूलिंग से जो कूलिंग करने का तरीका है वो बहुत फास्ट है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। कंप्रेसर को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो इसके पाइप है ना R600 गैस के, ये वाले जो पीछे बिछे हुए, ये भी बहुत बारीक से हैं। अच्छा, तो ये ना ही मतलब इसको बहुत ज़्यादा हीट होती है, शायद इसलिए इसको बड़े पाइप लगाने की ज़रूरत, ना ही बहुत ज़्यादा मिकदार में ये स्टोर हुई होगी। खैर ये कंपनी की हैं चीज़ें, मैं इनको आपको नहीं गलत गाइड करना चाह रहा, वो तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता रहा था। लेकिन मेरी पर्सनल जो आपके लिए सजेशन है वो यही है कि आप डॉलेंस क्रोम सीरीज़ 9178 क्रोम सीरीज़ का ही रेफ्रिजरेटर ख़रीदें, या फिर आप R600 गैस वाला रेफ्रिजरेटर ख़रीदें। और इन्वर्टर, अगर आपके पास घर में AC नहीं लगा हुआ या आप फ्रिज को AC रूम के अंदर नहीं रखना चाह रहे, तो इन्वर्टर ना ख़रीदें। इन्वर्टर का बहुत फ़ायदा है, इससे और भी कम बिजली इस्तेमाल करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और AC वगैरह हैं आपके घर में, तो आप फिर इन्वर्टर ख़रीद लें। लेकिन वहाँ में उसके अंदर ना अभी कार्ड का इशू आ रहा है, लेकिन वो कार्ड अगर आप AC कमरे के अंदर चलाते हैं तो वो इशू नहीं आएगा। वो मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मुझे पता है ये जो पुर्जे हैं ये हीट हो जाते हैं, और ये मेरा आज से ही इनका वास्ता नहीं है, काफ़ी अरसे से। तकरीबन मैं 9th क्लास में था, उस वक्त 2004 था। हाँ जी,
2004 से इन पुर्ज़ों से मेरा वास्ता है। खैर फ्रिज वगैरह में तो ये अभी आ रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी तो यही है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरा वास्ता काफ़ी पुराना है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पुर्ज़े ये हीट होते हैं, हीट होने की वजह से जलते हैं ज़्यादातर। बाकी इनके अंदर प्रोटेक्शन वगैरह लगी होती है, ओवर वोल्ट लो वोल्ट की, उससे बच ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही ओवर वोल्ट आ जाएँ तो फिर तो जलना ही है खैर, लेकिन अगर 230 की 220 की जगह 250 भी आ जाएँ तो ये बच जाते हैं। तो इसलिए मैं, अगर आप नॉर्मल फैमिली से हैं, आपके घर में एसी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन्वर्टर लें, यही लें। ठंडे और कूलिंग का भी आपको मज़ा आएगा। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 4 पॉइंट पे है ना, इसको 3 पे किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडे के हम तरबूज वगैरह रखे हुए हैं, खाते हैं तो बहुत ठंडे हुए पड़े होते हैं, ऐसे जैसे अंदर से जम रहे हैं। निचले खाने में इतनी ठंडक है, तो ऊपर आप खुद सोच लें। तो ऊपर भी बर्फ़ वगैरह जमी है, बस एक वो क्या कि रखा हुआ है टेम्परेचर आने के, चलें यार बहुत ज़्यादा कम नहीं रखते, कभी नीचे लाएंगे देखेंगे फिर क्या करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।